समय साक्षी में आज क्यों फेल हुई वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच आगरा शिखर वार्ता। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। 2 मई 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के घर ले चले। 1 घंटे पहले उन्होंने आडवाणी की पत्नी कमला को फोन कर कहा था कि उन्हें सिंधी खाना खाए हुए एक अरसा हो गया है। 40 साल पुराने 2 दोस्त बिना किसी सहायक के 4 घंटे तक बैठे। वो पुराने दिनों को याद करने के साथ साथ आने वाले दिनों की रणनीति बनाते रहे। अचानक वाजपेयी ने पूछा, कश्मीर पर अब आगे क्या करना चाहिए? तब आडवाणी ने उन्हें पहली बार बताया कि वो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अशरफ जहांगीर काजी से गुप्त रूप से मिलते रहे हैं। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर हो रही सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक में आडवाणी ने पहली बार पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता देने की बात कही, जिसे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। 25 मई को वाजपेयी ने मुशर्रफ को उनकी पत्नी सहित भारत आने का न्योता भेज दिया। पहले ये बैठक गोवा में होने वाली थी, लेकिन वाजपेयी के जोर देने पर यह बैठक आगरा में हुई। शिखर वार्ता से तुरंत पहले पाकिस्तान के सीईओ परवेज मुशर्रफ अपने आप को प्रमोट कर वहां के राष्ट्रपति बन गए। 2 साल पहले भारत के खिलाफ लड़ाई की मुहिम छेड़ने वाले मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को क्रीम रंग की शेरवानी पहने दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरे। पिछले 54 साल में वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया था। आज़ादी के बाद ये 49वां मौका था जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी से तो परवेज मुशर्रफ की दिल्ली में कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी उनसे 14 जुलाई की सुबह जरूर मिले। मुलाकात की शुरुआत सकारात्मक ढंग से हुई जब आडवाणी ने मुशर्रफ से कहा कि वो दोनों ही कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ चुके हैं। आडवाणी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं हाल में तुर्की के साथ प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत करके लौटा हूं, लेकिन तुर्की के साथ प्रत्यर्पण संधि करने से क्या फायदा? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि हो तो बात बने। मुशर्रफ को अंदाजा नहीं था कि बात किस तरफ जा रही है, इसलिए उन्होंने कहा, क्यों नहीं? आडवाणी अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में लिखते हैं, मैंने मुशर्रफ से कहा, शांति प्रक्रिया में आपका बड़ा योगदान होगा अगर आप प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत करने से पहले 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मुख्य अपराधी दाऊद इब्राहिम को, जो कि इस समय कराची में रह रहा है, भारत के हवाले कर दें। ये सुनते ही मुशर्रफ का चेहरा लाल हो गया और उनका पूरा रवैया गैर दोस्ताना हो गया। उन्होंने जवाब दिया, मिस्टर आडवाणी, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। उस दिन बैठक में मौजूद एक पाकिस्तानी राजनयिक ने मुझे बाद में बताया कि हमारे राष्ट्रपति ने उस दिन दाऊद इब्राहिम के बारे में सफ़ेद झूठ बोला था। आगरा में मुशर्रफ और उनके दल को नए बने अमर विलास होटल में ठहराया गया, जिसके हर कमरे से ताजमहल दिखाई देता था। वाजपेयी और उनकी टीम जेपी पैलेस होटल में ठहरी। इसी होटल में बातचीत होनी तय हुई ताकि हाल में ही ऑपरेशन हुए वाजपेयी के घुटनों को तकलीफ न हो। अभिषेक चौधरी वाजपेयी की जीवनी बिलीवर्स डिलेमा में लिखते हैं, मुशर्रफ और वाजपेयी की पहली बैठक 90 मिनट चली। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होकर कमरे से बाहर निकले। शाम को हुई दूसरी बैठक में मुशर्रफ ने वाजपेयी को राजी करने की कोशिश की कि संभावित संयुक्त वक्तव्य के मसौदे को तैयार करने में
उन दोनों की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी इस पर सहमत नहीं हुए। संयुक्त वक्तव्य का पहला मसौदा रात को वाजपेयी के कमरे में पहुंचा। वाजपेयी ने वहां मौजूद अपने सभी मंत्रियों को इसे दिखाने के लिए बुला लिया। इससे पहले इस मसौदे को भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। जसवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा अ कॉल टू ऑनर में लिखा है, मैंने कागज के एक टुकड़े पर मुख्य बिंदुओं को लिखा, सत्तार ने उस पर कुछ काटा छाटी की, उस पर मैंने भी कुछ परिवर्तन किए। ये सब कुछ देर तक चलता रहा। फिर सत्तार बोले, इस मसौदे पर सहमत होने से पहले उन्हें उसे अपने राष्ट्रपति को दिखाना होगा। तब तक दोनों राष्ट्राध्यक्ष सोने जा चुके थे। सत्तार मुशर्रफ के पास गए और आकर बोले, उन्होंने मसौदे में कुछ परिवर्तन किए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? मैंने कहा, मुझे भी अपने प्रधानमंत्री से इसकी स्वीकृति लेनी होगी। तब सत्तार ने पाकिस्तानी विदेश सेवा में अपने अनुभव का निचोड़ बताते हुए मुझसे कहा, जसवंत सिंह जी, हम आप इस समझौते में एक तरह के संदेश वाहक का काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास करिए, कभी कभी इस प्रक्रिया में संदेश वाहक ही गोली का शिकार हो जाते हैं। ये कहकर वो हंस पड़े। उधर जब ये मसौदा वाजपेयी के मंत्रियों ने देखा तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिलाया जिनका संयुक्त वक्तव्य के मसौदे में जिक्र नहीं था। यशवंत सिन्हा ने कहा, मसौदे में 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र न होना अस्वीकार्य है। आडवाणी का कहना था कि इसमें सीमा पार के आतंकवाद का जिक्र होना चाहिए था। यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा रेलेंटलेस में लिखते हैं, मुझे पता नहीं कि जसवंत सिंह किस दबाव में काम कर रहे थे, लेकिन ये सब सुनते ही वो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने गुस्से में हम सब से कहा, मैंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ काफ़ी मशक्कत करके ये मसौदा बनाया है। आपका इसको खारिज करना बताता है कि आपका मुझ में विश्वास नहीं है। अब मैं इस मामले में कुछ नहीं करूँगा। आप जैसा चाहें इस मसौदे को अंतिम रूप दे दें। ये कहकर वो तेजी से उठे और कमरे से बाहर चले गए। जब हम कमरे से बाहर आए तो परेशान आडवाणी ने मुझसे पूछा, क्या इन गलतियों की तरफ ध्यान दिलाकर हमने कोई भूल कर दी है? मैं जब जसवंत सिंह के कमरे में गया तो मैंने पाया कि उनका मूड बहुत खराब था। तभी विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान डेस्क पर काम कर रहे संयुक्त सचिव विवेक काटजू उन्हें कागज दिखाने कमरे के अंदर आ गए। जसवंत ने काटजू से कहा, मेरी ये कागज देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप इसे भारतीय दल के किसी और सदस्य को दिखा दें। इस पर काटजू बोले, सर आप मेरे मंत्री हैं, मैं तो सिर्फ आपको ही रिपोर्ट कर सकता हूं। काफी देर के बाद जसवंत सिंह का मूड ठीक हुआ। उधर मुशर्रफ के कैंप में क्या चल रहा था? मुशर्रफ अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं, हस्ताक्षर समारोह जेपी पैलेस होटल में शाम को होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, यहां तक कि एक मेज और 2 कुर्सियां भी लगा दी गई थी जिन पर बैठकर हम संयुक्त वक्तव्य पर दस्तखत करने वाले थे। लेकिन साइनिंग सेरेमनी से मात्र 1 घंटे पहले मेरे विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने मुझे सूचित किया कि भारत पीछे हट गया है। मैंने पूछा क्यों? जवाब आया, कैबिनेट ने इसे नामंजूर कर दिया है। कौन सा कैबिनेट? आगरा में कोई कैबिनेट नहीं है। मैं गुस्से से भर गया। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि फौरन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊं, लेकिन मेरे 2 राजनयिकों ने मुझे ठंडा किया। उन्होंने कहा, मसौदे में बदलाव करने के लिए हमें कुछ समय दीजिए। मैंने झिझकते हुए इसकी अनुमति दे दी। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मुशर्रफ ने भारत के प्रमुख अखबारों और टीवी नेटवर्क के संपादकों से सुबह के नाश्ते पर मुलाकात की। इस इवेंट को एनडीटीवी ने फिल्म किया, इस समझ के साथ कि इसे टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एनडीटीवी ने इसे टेलीकास्ट करने का फैसला कर लिया। मुशर्रफ ने कश्मीर पर अपने आक्रामक विचारों को रखने से कोई परहेज नहीं किया और आतंकवादियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की। उन्होंने कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन को अपने देश के समर्थन को इस आधार पर जायज़ करार दिया कि 1971 में भारत ने भी
बांग्लादेश में ऐसा ही किया था। सागरिका घोष ने वाजपेयी की जीवनी में लिखा, इस मीटिंग में मुशर्रफ एक झगड़ालू, हठी और आक्रामक शख्स के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के अस्तित्व को सिरे से मानने से इनकार कर दिया। वो कारगिल पर एक शब्द नहीं बोले और वो शिमला समझौते और लाहौर घोषणा को करीब करीब खारिज करते हुए देखे गए। अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में लिखते हैं, होटल में बने अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं और ब्रजेश मिश्रा इस टेलीकास्ट को स्तब्ध होकर देख रहे थे। ब्रजेश मिश्रा ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, प्रधानमंत्री को इसके बारे में तुरंत सूचना देनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय मुशर्रफ के साथ अंदर बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मिश्रा ने कुछ लाइनें लिखी, मैंने उन्हें तुरंत टाइप करवाया, उसमें एक दो अपने वाक्य जोड़े। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं उस कमरे में जाऊं जहां दो प्रधानमंत्री दो नोट लेने वालों के साथ बैठे हुए थे। मेरे कमरे में घुसने से बातचीत में व्यवधान पड़ा। उस समय मुशर्रफ बात कर रहे थे और वाजपेयी बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। मैंने ये कहते हुए वो कागज़ बॉस को दिया कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। मेरे जाने के बाद वाजपेयी ने वो कागज़ पढ़ा और उसे मुशर्रफ को पढ़कर सुनाया। फिर वो थोड़ा उत्तेजित होकर बोले, आपके व्यवहार से बातचीत में कोई मदद नहीं मिल रही है, आपने तो माहौल ही खराब कर दिया। प्रभु चावला ने इंडिया टुडे के 31 दिसंबर 2001 के अंक में लिखा, उस क्षण से ही जब बिसारिया ने वो कागज़ प्रधानमंत्री को दिया, आगरा शिखर वार्ता ढलान की तरफ जानी शुरू हो गई। उस समय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता निरुपमा राव ने याद किया, सरकार के तौर पर हम 24x7 खबरों की चौंध में शिखर वार्ता को जाते देखने के लिए तैयार नहीं थे। आगरा शिखर वार्ता की तैयारी एक रिट्रीट बातचीत के तौर पर की गई थी, जिसका मुख्य बिंदु था एकांत। लेकिन बड़े पैमाने पर मीडिया की उपस्थिति की वजह से ये बैठक एक तरह के तमाशे में बदल गई थी। शिखर वार्ता को बचाने के लिए मुशर्रफ ने वाजपेयी से आखिरी मुलाकात का समय मांगा। वाजपेयी को याद आया कि 1972 में जब शिमला समझौते की बातचीत असफल हो गई थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी तरह इंदिरा गांधी से आखिरी मुलाकात की मंशा प्रकट की थी। इस मुलाकात में भुट्टो ने इंदिरा गांधी को यह कहते हुए समझौता करने के लिए मना लिया था कि अगर वो खाली हाथ पाकिस्तान जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं बहुत उदास मन से रात 11 बजे प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिला। मैंने उनसे दो टूक कहा कि हम दोनों के ऊपर कोई व्यक्ति है जो हम दोनों की बातचीत को कामयाब होते नहीं देखना चाहता है। मैंने उनसे यह भी कहा कि आज हम दोनों ही शर्मसार हुए हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप बैठे रहे। मैं एकदम से उठा और उन्हें शुक्रिया करते हुए कमरे से बाहर आ गया। एक व्यक्ति होता है और एक क्षण होता है। जब व्यक्ति और क्षण मिलते हैं तो इतिहास बनता है। वाजपेयी उस क्षण को नहीं पकड़ पाए और इतिहास में नाम दर्ज कराने का मौका चूक गए। जब मैं और मेरी पत्नी वहां से चले तो हम होटल स्टाफ के चेहरे पर निराशा को साफ पढ़ सकते थे। जब पत्रकारों की भारी भीड़ के बीच से हमारी कार निकली तो कैमरा पर्सन्स ने हमारी भाव भंगिमा को शूट करने की कोशिश की, जो कि सामान्य नहीं थी। वाजपेयी मुशर्रफ को उनकी कार तक छोड़ने नहीं आए और न ही दोनों के बीच विदाई हैंडशेक हुआ। वाजपेयी मुशर्रफ को कॉरिडोर तक छोड़कर ही वापस मुड़ गए। रॉ के पूर्व प्रमुख A.S. दुलत ने अपनी किताब स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड इल्यूजन्स ऑफ पीस में लिखा, लग रहा था कि कार की तरफ मुशर्रफ के कुछ कदम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि कोई न तो उनकी तरफ देखे और न ही उनकी तस्वीर ले। वाजपेयी भी उसी रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चलते समय उनके शब्द थे, कोशिश जारी रहेगी। यशवंत सिन्हा ने लिखा, इस शिखर वार्ता में
मुशर्रफ की मानसिकता सेना के कमांडो की थी। उन्होंने सोचा था कि वाजपेयी उनके धोखे और धमकी के आगे नहीं टिकेंगे और उन्हें उनसे अपनी बात मनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वाजपेयी ने अपने शालीन तरीके से मुशर्रफ को जता दिया कि वो मजबूत मिट्टी के बने हुए हैं। मुशर्रफ ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और सीधे इस्लामाबाद के लिए उड़ गए। बाद में किसी ने जसवंत सिंह से सवाल किया, भारत ने मुशर्रफ को अजमेर की दरगाह जाने से क्यों रोका? जसवंत सिंह का जवाब था, मेरी क्या औकात कि मैं उन्हें गरीब नवाज के पास जाने से रोकूं। कहते हैं कि जब तक गरीब नवाज का हुक्म नहीं होता कोई वहां नहीं जा सकता। अजय बिसारिया ने शिखर वार्ता का विश्लेषण करते हुए लिखा, दोनों देश इस शिखर वार्ता में बिना किसी तैयारी के आए। पाकिस्तान द्वारा संयुक्त वक्तव्य पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत करना समझदारी वाला फैसला नहीं था। कश्मीर और आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच बड़ी खाई को पर्दे के पीछे की कूटनीति से पाटने की कोई कोशिश ही नहीं हुई। लेकिन फिर भी शिखर वार्ता इस लिहाज से कामयाब रही कि वाजपेयी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ने में कामयाबी मिली। इससे उन्हें आने वाले 3 वर्षों में अपनी पाकिस्तान नीति बनाने में मदद मिली। शिखर वार्ता नाकामयाब जरूर हो गई, लेकिन कूटनीति ने अपना काम किया। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।